एमसीक्यू ऑन सीएआई, कम्युनिकेशन एंड एक्शन रिसर्च। हम इन 3 टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ रहा है, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें सोर्स तो सिंगल है, ठीक है, एक ही सोर्स है और इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारे रिसीवर्स तक जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन। बी, मास कम्युनिकेशन में सोर्स एक ही रहता है लेकिन आप अलग अलग जगहों पर क्या कहते हैं, इसको अलग अलग लोग जो है इसे रिसीव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, जनसंचार। हायर स्टडीज के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो? ट्राई करो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का LPU नेस्ट एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू ना सिर्फ आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं बल्कि साथ ही साथ अपने फेवरेट कोर्स के ऊपर 60, 70 बल्कि 100% तक की स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इस टेस्ट में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे स्कॉलरशिप अवेल करनी है, इसको मैंने डिटेल डिस्कस किया है इस वीडियो में, तो लिंक पर क्लिक करो और इस वीडियो में सारी डिटेल्स चेक करो। गो फॉर इट। नेक्स्ट पे चलेंगे, attitudes, actions and appearances in the context of classroom communication are considered as। कक्षा संचार के संदर्भ में दृष्टिकोण, कार्य और दिखावे को इस प्रकार माना जाता है। मौखिक का ये, नॉन वर्बल है, गैर मौखिक है, अव्यक्तिक है या तर्कहीन है। नॉन वर्बल, ये नॉन वर्बल में आता है। वर्बल में आपका क्या आएगा, जहां आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, शब्दों का। यहाँ मौखिक और गैर मौखिक लिखा है, बेसिकली यहाँ होता है शाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक होना चाहिए। वर्बल मतलब शाब्दिक। शाब्दिक यानी कि जब आप शब्दों का, भाषा का प्रयोग कर रहे हो तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका वर्बल में जाएगा। नॉन वर्बल का मतलब होता है जहां आप बोल नहीं रहे हो, भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हो, लेकिन चेहरे के हाव भाव से, अपने हाथों के इशारों से, पलकों को झपकाने से, एटीट्यूड से, इन सब से आपकी जो संदेश है वो कन्वे हो रहा है दूसरे तक। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार में क्या बाधाएं हैं, ठीक है। तो आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, जैसे पहले में है व्यक्तिगत कथन, आलोचनात्मक होना और सांत्वना की टिप्पणियां। दूसरा है संवाद, सारांश और आत्म समीक्षा। तीसरा है सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया, रक्षात्मक रवैया। और चौथा है नैतिकता, आंखों से संपर्क और सरल कथन। बैरियर कहाँ दिखेंगे, प्रभावी संचार कब नहीं हो पाएगा, कहां पर हमें बाधाएं दिखाई देंगी। बैरियर का मतलब क्या है, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी रूप से संचार नहीं हो पा रहा, यानी संचार में जो कोई बाधा क्रिएट कर रहा है। तो नेगेटिव पॉइंट्स हमें कौन से पॉइंट में दिए हुए, देखो डी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप नैतिकता से भरी बातें करोगे, आई कांटेक्ट रखोगे, आई कांटेक्ट बहुत आपका ना इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, आई कांटेक्ट आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। क्लासरूम में भी अगर पूछा जाए कि शिक्षक कॉन्फिडेंट है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, आई कांटेक्ट से पता चलेगा। अगर बोलते वक्त आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इट मींस आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। सिंपल नरेशन, सरल भाषा में बताओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन होगा सरल होगा, इजी होगा, इफेक्टिव होगा। सिंपल वर्ड्स यूज करोगे, अपना मतलब एक शांत प्रतिक्रिया रखोगे, बहुत उछल नहीं जाना है हर बात पे। डिफेंसिव, रक्षात्मक रवैया, ये नहीं कि हर एक को बार बार दूसरे को सुनाने में लगे। अगर कोई आपसे कह भी रहा है कोई ऐसी बात, तो आपने एक रक्षात्मक रवैया अपनाकर उसकी बात को इस तरीके से घुमाया कि ज्यादा बुरा ना लगे सामने वाले को, तो ये भी अच्छा है। डायलॉग होना चाहिए, बिल्कुल संवाद होना चाहिए। एक अच्छा कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब वन वे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। सामने वाले की भी तो सुनो, समरी होगी, सेल्फ रिव्यू होगा, आत्म समीक्षा करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, वो भी सही है। लेकिन यहाँ देखो, पर्सनल आप कमेंट्स मार रहे हो दूसरे के ऊपर, ठीक है, सीधे आघात कर रहे हो, जजमेंटल हो, पहले से ही उसकी आलोचना कर रहे हो या पहले से ही आपने एक धारणा उसके बारे में बना रखी है। यहाँ एक चीज थोड़ी सी हो सकती है कि कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन, सांत्वना की टिप्पणियां थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन बाकी तो आपके क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स है, तो ये आपका ए हो जाएगा। ये बाधाएं हो सकती हैं आपके प्रभावी कम्युनिकेशन में। किसी के ऊपर अगर पर्सनल टिप्पणियां करोगे तो वो थोड़ा ना अच्छे से हंस के लेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, identify the important element a teacher has to consider while addressing students in a classroom। उस महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें जिसका शिक्षक को कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय ध्यान रखना चाहिए। कठोर भाषा का प्रयोग ना करें, आवाज में उतार चढ़ाव रखें, उचित विराम लें, स्थिर मुद्रा। ध्यान रखना चाहिए मतलब उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उस प्रॉब्लम को, यहाँ क्वेश्चन शायद उतना क्लियर नहीं हो रहा,
बेसिकली उसे अवॉइड करना चाहिए। कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना है, ये सही है। आवाज में उतार चढ़ाव रखना है, ये भी सही है। उचित विराम लेना है, ये भी सही है। स्थिर मुद्रा नहीं रखनी है। आपको क्लास में घूमना है, चलना है, फिरना है, बच्चों से बात करनी है। एक मैं जैसे कि कह रही हूँ आपको सिमुलस वेरिएशन सिखाते थे आपको, ठीक है, सिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन, ठीक है। उद्दीपन परिवर्तन आपको सिखाया जाता था कि आप आए तो आपको क्लास में सामने रखकर बस खाली खड़े नहीं हो जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चलना फिरना भी है, अपने हाव भाव चेंज करने हैं, जिससे कि बच्चा जो है बोर नहीं होता। मतलब एक ऐसा नहीं है बस एक ही लय में आए और बस वहीं से पूरा लेक्चर शुरू करके एंड पॉइंट पे बस चले गए वहां से, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिक्स पोस्चर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहां लोगों को समान दर्जा प्राप्त है। ऐसे संदर्भ में संचार का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, क्रॉस कम्युनिकेशन। क्षैतिज संचार, लंबवत संचार, कॉर्पोरेट संचार, परस्पर संचार। एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जहां पर सभी लोगों को समान दर्जा प्राप्त है। अगर समान स्तर पर हैं तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा कम्युनिकेशन होगा? साफ साफ दिख भी रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है। क्षैतिज, इतने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? अगर कोई टीचर, मान लो अगर कोई टीचर प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए कोई एप्लीकेशन दे रहा है, ठीक है, टीचर प्रिंसिपल से बात कर रहा है या प्रिंसिपल टीचर से बात कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वर्टिकल यानी कि लंबवत कम्युनिकेशन कहते हैं। जब आप अपने से ओहदे में बड़े या अपने से ओहदे में छोटे व्यक्ति से बात कर रहे हो तो वहां पर क्या है? वर्टिकल कम्युनिकेशन। जब आप अपने ही समान जो आपके ओहदे पर है उनसे बात कर रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। टीचर टू टीचर बात हो रही है, सब एक ही लेवल पे है, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। और वर्टिकल कब होगा? आपने प्रिंसिपल से बात की या प्रिंसिपल आपसे बात कर रहे तो वर्टिकल। इसमें भी क्या था? अगर प्रिंसिपल टीचर को कोई निर्देश दे रहे हैं तो वो क्या होता था? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड, ठीक है। और अगर टीचर प्रिंसिपल से कुछ पूछ रही है, परमिशन ले रही है, तो उसे हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्या होता है, जैसे कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए का सहायक सी है, बी का सहायक डी है। अगर ए डी से कोई बात कह रहा है, अपने सहायक से नहीं, बी के सहायक से कोई बात कर रहा है, तो इसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं, तिर्यक, ठीक है, डायगोनल। और जब सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे में, जैसे वो होता है ना, गॉसिप होती है, सब एक बात को फैला देते हैं पूरे स्टाफ में, सारे के सारे, एक से दूसरे को पता चले, दूसरे से तीसरे को, गॉसिप होने लग गई खूब। इसे क्या कहते हैं? अंगूर लता, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का सिद्धांत नहीं है? प्रेरक और प्रेरक संवाद, दर्शकों की भागीदारी, सूचना का एक तरफा हस्तांतरण, अंगूर बेल का रणनीतिक उपयोग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार किससे नहीं होगा? वन वे ट्रांसफर, किसी भी कम्युनिकेशन में जब तक टू वे ट्रांसफर नहीं होगा हम उसे इफेक्टिव नहीं कहेंगे। इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन वही है जब टू वे हो, एक तरफ, भाई मेरी बात सुनोगे भी तो सही, मैं यहां से अगर कुछ कह रही हूं तो मुझे वहां पे फीडबैक भी तो मिलना चाहिए, तभी उसे प्रभावी माना जाएगा। वन वे कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। क्लासरूम में अगर आप गए, आपने बस बच्चों को पढ़ाया, बच्चों से कोई फीडबैक नहीं लिया कि बच्चे के समझ में आया भी है नहीं आया, तो वो कोई प्रभावी थोड़ी हुआ शिक्षण, ठीक है। तो वन वे ट्रांसफर कभी भी प्रभावी नहीं होता। नेक्स्ट है आपका, फीडबैक ऑफ अ मैसेज कम्स फ्रॉम, किसी संदेश का फीडबैक कहां से आता है? सैटेलाइट से, मीडिया से, ऑडियंस से, कम्युनिकेटर से। फीडबैक कौन देगा? टीचर है, यहाँ पर स्टूडेंट्स है, क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, टीचर बोल रही है, फीडबैक कौन देगा? ऑडियंस, जो सुन रहे हैं श्रोता, वही तो फीडबैक देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ही तो फीडबैक देंगे टीचर को कि उन्हें समझ में आया या नहीं। ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स, ideas and messages into verbal and non-verbal signs is referred to as channelization, mediation, encoding या decoding। ये हमारा साइकिल था। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है आपका सेंडर, ठीक है। कौन होता है? सेंडर। सेंडर क्या बनाएगा? मैसेज। मैसेज को, अब मैसेज जो भी है उसको जब आप प्रॉपरली शब्दों में ढालेंगे उसे कहते हैं एनकोडिंग,
ठीक है, उसे कहते हैं एनकोडिंग। मैसेज को जब हम शब्दों में ढालते हैं उसे एनकोडिंग कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, मीडियम, मीडियम या चैनल, ठीक है, या चैनल जिसके थ्रू ये मैसेज जाएगा। भाई ईमेल से भेज रहे हो, फोन पे भेज रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बताना पड़ेगा, या वर्बली बोल रहे हो। फिर पाने वाला यानी रिसीवर, प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जिसे आप मैसेज भेज रहे हो उसे रिसीव किया, रिसीव करने वाला उस मैसेज को समझेगा, ठीक है, समझना है। यहाँ पर समझने को क्या कहते हैं, डीकोडिंग। डीकोडिंग के बाद क्या होती है, अब ये भेजेगा प्रतिपुष्टि, फीडबैक। फीडबैक क्या भेजेगा, भाई मुझे क्या समझ में आया, उसका आंसर भेजेगा ना, रिप्लाई। और जब ये रिप्लाई भेजेगा, यही आपका इस पूरे कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करता है। ध्यान रखेंगे, अगर फीडबैक नहीं है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। फीडबैक आपका कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है और उसी से पता चलता है सेंडर को कि जैसा मैंने संदेश भेजा था वैसा ही प्राप्तकर्ता ने रिसीव किया या नहीं, उसको मेरी बात समझ में आई है या नहीं, ठीक है। और एक और कंपोनेंट इसका क्या होता है, नॉइज, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, शोर। शोर का मतलब ये नहीं है कि मतलब कहीं बस खाली हल्ला हो रहा है, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस। अगर आपने ये पूरा मैसेज भेजा, कम्युनिकेशन साइकिल चलाया, लेकिन इसमें कहीं कोई बाधा आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से वो मैसेज रिसीवर तक ढंग से नहीं पहुंचा, वो नहीं समझ पाया, तो उसे हम शोर या नॉइज कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपका ये पूछा है कि अगर हमारे जो थॉट है, हमारे दिमाग में जो आइडिया आया, मैसेज आया, जब हमने उसको किसमें, शाब्दिक और अशाब्दिक साइंस में, यानी कि सिंबल्स के फॉर्म में उसे क्रिएट किया, वो क्या हुआ, वो एनकोडिंग हुई, एनकोडिंग, ठीक है। आपके दिमाग, आप जब बोलते भी हो तो एकदम थोड़ा ना बोलना शुरू कर देते हो, आपके दिमाग में कोई विचार आता है, उसको आप शब्दों में ढालकर फिर सामने वाले तक अपनी बात कहते हो। तो ये जो आपने शब्दों में ढाला अपने विचार को, इसे हम एनकोडिंग कहते हैं। सामने वाला जो आप शब्द बोल रहे हो उसको समझेगा, उसे कहते हैं डिकोडिंग, ठीक है। इंटरेक्शन इनसाइड क्लासरूम शुड जनरेट, कक्षा के अंदर बातचीत से उत्पन्न होनी चाहिए तर्क, सूचना, विचार, विवाद। देखो आर्ग्यूमेंट नहीं चाहेंगे हम क्लास में, सिर्फ सूचना देना भी उसका काम नहीं होता है, कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव होगा ये, ठीक है। आइडियाज हम चाहेंगे कि अगर बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, वो सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अपने आइडियाज रख रहे हैं, तो उससे विचार उत्पन्न होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के आइडियाज जो है वो उत्पन्न होने चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिकेशन बिकम सर्कुलर व्हेन, संचार तब गोलाकार हो जाता है जब डिकोडर बिकम्स एन एनकोडर, फीडबैक इज एब्सेंट, सोर्स इज क्रेडिबल, चैनल इज क्लियर। कम्युनिकेशन कब गोलाकार हो जाएगा, कब सर्कुलर हो जाएगा, कब कंप्लीट माना जाएगा। क्या देखा था हमने, सेंडर बनाता है मैसेज, सेंडर होता है, मैसेज होता है, वो उसकी एनकोडिंग करता है, फिर उसे एक चैनल से भेजता है, रिसीवर रिसीव करता है, फिर वो उसकी डिकोडिंग करता है, इसके बाद वो क्या करता है, उसको फीडबैक भेजता है। किसको फीडबैक भेजता है, सेंडर को। अच्छा, जब फीडबैक भेजेगा तो वो क्या कर रहा है, फीडबैक क्या करेगा, वो शब्दों में ही भेजेगा कि हाँ भाई मुझे समझ में आया है, नहीं आया है, तुमने जो कहा उसका उत्तर ये है। यानी अब ये क्या बन गया, अब इसने भी तो मैसेज करके इसे भेजा, तो डिकोडर, यहाँ अभी ये रिसीवर डिकोडर था, लेकिन जब ये फीडबैक भेज रहा है तो ये क्या बन गया, फिर से एनकोडर, क्योंकि इसने भी अपना जो उत्तर भेजना है वो मैसेज के माध्यम से ही तो भेजना है, फिर से एनकोड करेगा। तो जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है तो हमारा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। दूसरे शब्दों में जब हमें फीडबैक मिलता है तो हमारा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, फीडबैक एब्सेंट होना। मैंने कहा था फीडबैक होना चाहिए, तभी हम उसे कंप्लीट मानते हैं। सोर्स क्रेडिबल होने से, सोर्स क्रेडिबल होना मतलब जो स्रोत है जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है वो विश्वसनीय है, सिर्फ उससे जो है सर्कुलर नहीं होगा वो, ठीक है, कुछ ना कुछ हमें वापस से मोड़ने के लिए चाहिए होगा ना। यहाँ चैनल क्लियर है, अगर सीधा सीधा चैनल है और यहां से यहां तक पहुंच गया तब भी ये सर्कुलर नहीं हुआ। हमने कहा कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, सेंडर से रिसीवर तक बात बहुत आराम से पहुंच गई। कब होगा, जब रिसीवर से भी बात वापस सेंडर के पास आनी चाहिए। देखो फीडबैक अगर ना मिले ना, कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं माना जाता। तो ये चीज जो है कम्युनिकेशन को कंप्लीट करती है। क्या कंप्लीट करती है, फीडबैक। और फीडबैक में क्या है आपका, डिकोडर क्या बन जाता है, एनकोडर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। सोर्स में बता देती हूँ, सोर्स जो है आपका सेंडर ही हुआ, ठीक है, सेंडर को ही हम सोर्स भी कह देते हैं, जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले क्या है, सोर्स यानी कि सेंडर, वो एक संदेश बनाएगा, मैसेज को एक चैनल के थ्रू भेजा जाएगा और वो कहां तक पहुंचेगा, रिसीवर तक।
ठीक है, यही सही चेन है, बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सही क्रम में कौन सा है? ओके, सबसे पहले होगा कम्युनिकेटर, साफ साफ पता चल रहा है क्योंकि और किसी में है ही नहीं, ठीक है, सो सी में ही होगा, फिर वो बनाएगा मैसेज, फिर वो मीडियम के थ्रू जाएगा, रिसीवर तक पहुंचेगा और फिर हमें प्रभाव दिखेगा, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इज थ्योरेटिकल, फैक्चुअल, प्रैक्टिकल, ऑल ऑफ द अबव। एक्शन रिसर्च में थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक्शन रिसर्च क्या होती है? ये एक ऐसी छोटी रिसर्च है जो कोई टीचर या कोई भी रिसर्चर जो है, ठीक है, रिसर्चर अपनी एक इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करता है, ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम, मेरे सामने अभी अभी मतलब मेरे सामने कोई समस्या है जिससे मैं जूझ रही हूं, उसको सॉल्व करने के लिए जब मैं एक साइंटिफिक प्रक्रिया अपनाऊंगी तो वो हो जाएगी एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च की दो चार बातें ये देख लीजिए कि एक तो ये मेरी प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज की जाएगी। यहां पर रिसर्चर जो है वो डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम से जुड़ा होता है। जो रिसर्च है इसके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो भी इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो कभी भी जनरलाइज नहीं होगा, उसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज कहने का मतलब क्या है? जैसे बाकी जो आपकी रिसर्चेस हैं, फंडामेंटल रिसर्च जो होती है, फंडामेंटल रिसर्चेस कौन सी होती है? जिसमें आपकी थ्योरीज, कुछ नियम, जैसे जो विज्ञान के नियम बने हुए हैं ना, विज्ञान की बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरीज जो है आपकी, न्यूटन के लॉ है, ये सब है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी जो थ्योरीज बनी हुई हैं उनको फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। अब ये रिसर्चेस जो होती हैं ये ऐसी हैं जो यूनिवर्स में सब जगह लागू हो जाएंगी। ये ऐसे नियम हैं जो सब जगह वैसे ही समान रहेंगे और ये हर जगह लागू हो जाएंगे। लेकिन एक्शन रिसर्च के जो रिजल्ट होते हैं, अगर वो मैंने अपनी कक्षा में, मैंने अपनी क्लास में कोई रिसर्च की थी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो केवल मेरी ही क्लास के लिए सॉल्व कर सकती है। इसके रिजल्ट ऐसे नहीं है जो आप कहीं भी अप्लाई कर दें, इनको जनरलाइज या इनका सामान्यीकरण नहीं हो सकता, ठीक है। और ये कोई थ्योरी नहीं दे रहे, हम यहाँ से कोई सिद्धांत यहाँ पर स्थापित नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी समस्या, एक जो हमारी प्रैक्टिकल समस्या है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो चार बातें हैं जो आपको एक्शन रिसर्च के बारे में पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल एक दे देती हूँ, मान लो मेरी क्लास 8 है, क्लास 8 में मेरे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनमें साइंस के मार्क्स जो हैं सबके बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, सबके सब साइंस में फेल हो रहे हैं। तो अब मेरी समस्या क्या हो गई? मेरी समस्या हो गई कि मेरे क्लास के बच्चे साइंस में फेल क्यों हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक हाइपोथेसिस जनरेट करूंगी। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना का निर्माण करूंगी कि ये बच्चे शायद इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम उनको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा के देखेंगे। अब एक हफ्ता या 2 हफ्ते हमने क्या किया? उनको साइंस लैब्स में ले जाकर प्रैक्टिकल्स करवाकर उन्हें पढ़ाना सिखाया। उसके बाद हमने उनका टेस्ट लिया और अब हमने रिजल्ट्स को चेक किया। हमने रिजल्ट्स चेक किए तो वो काफी इंप्रूव्ड थे, यानी हमारी हाइपोथेसिस सही है कि बच्चे फेल इसलिए हो रहे थे क्योंकि उन्हें थ्योरेटिकली पढ़ाया जा रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे टॉपिक को। जब उन्हें प्रैक्टिकली पढ़ाया गया, टीचिंग मेथड चेंज किया गया, तो बच्चे जो है वहां सफल हो रहे थे ज्यादा। तो ये अब हमने एक एक्शन रिसर्च कंडक्ट की। मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने अपनी प्रॉब्लम का एक हल ढूंढा, साइंटिफिक प्रोसेस से ढूंढा। प्रोसेस वही रहेगा जो आप लोग पढ़ते ही हो, हाइपोथेसिस क्रिएट करना, फिर डेटा को यहाँ पर कलेक्ट करना, डेटा का एनालिसिस करना, उसके बाद रिजल्ट या कंक्लूजन ड्रॉ करना, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी, ठीक है। अब अगर पूछ लें कि क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो व्यवहारिक है, ठीक है, प्रैक्टिकल। और दूसरी चीज, ये सिर्फ टीचर के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर एक स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल का जो मैनेजर है उसे अपने स्कूल में कोई दिक्कत आ रही है तो भी वो क्या कर सकता है? एक छोटी एक्शन रिसर्च कर सकता है, ठीक है। तो हु एस्टैब्लिश्ड एक्शन रिसर्च परमानेंटली इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन? एक्शन रिसर्च पहले भी होती थी, शिक्षा के क्षेत्र में इसे किसने स्थापित किया? ब्लेयर, लेविन, कॉलियर, स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है शिक्षक से, शिक्षार्थी से, विद्यालय से, उपरोक्त सभी से। टीचर, लर्नर, स्कूल, सभी से इसकी समस्याएं जुड़ी हुई होती है। डी होगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है यहाँ पर। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। विद्यालय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। एलिमिनेट करते हुए चलो,
यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है, ये तो सही है, ठीक है। दूसरा, यह किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ये भी सही है, हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं इसे। देखो डी वाला भी सही है, विद्यालय की डे टू डे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी सही है। लेकिन इसमें हम डेटा इसलिए कलेक्ट करते हैं कि हम लार्ज स्केल पर, यानी कि एक पूरे बहुत बड़े समाज के लिए हम इसके लिए डिसीजन ले सके, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है बहुत ही छोटे ग्रुप्स पर, अपनी कक्षा में या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरलाइज इनके रिजल्ट को नहीं किया जा सकता। एक बड़े स्तर पर अगर हमें निर्णय लेना है तो हम एक्शन रिसर्च की डेटा पे नहीं ले सकते, क्योंकि इसके रिजल्ट सामान्यीकृत नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन को उसको समझ के फिर आप करेंगे। विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है शिक्षण विधियों व प्रविधियों में सुधार हेतु, विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु, विद्यालय में अनुशासन से संबंधित समस्याओं के सुधार हेतु, उपरोक्त सभी। डी सभी से जुड़ा हुआ है, ऑल ऑफ द अबव, सभी से रिलेटेड है। क्वेश्चन 18, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन, समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकालना, कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। हम ज्ञान के क्षेत्र में, जैसे साइंस के फील्ड में, कोई हम नई थ्योरी थोड़ी दे रहे हैं, हम कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारा जो इस समय प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और हमारा फंक्शनिंग थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपकी उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब पॉसिबल है? शिक्षा के क्षेत्र में देखोगे, अगर क्लास 6 को पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, आप उसके लेवल को नहीं जानते, क्लास 9 का कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दोगे, इसकी कुछ समझ में नहीं आएगा, कितने भी अच्छे शब्द यूज कर लो। तो जब तक आपको सुनने वाले के लेवल का नहीं पता, उसके लेवल का अंदाजा, उसके स्तर का अंदाजा आपको होना चाहिए। सामने वाले को देख के बात करते हैं ना, कौन कितना समझने के लायक है, ठीक है, तभी प्रभावी संप्रेषण हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज या आर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अशाब्दिक संचार के तरीके हैं फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा, कोड भाषा, उपरोक्त सभी हैं ये अशाब्दिक में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर। असेंशियल कंपोनेंट्स पूछे आपसे और कंपोनेंट्स ये दे रखे हैं और ऑप्शंस ये हैं, यहां से आंसर बताना है, ठीक है। आंसर यहां से, ऑप्शंस ये हैं। यहां पर दिया है ए में सोर्स मैसेज चैनल, यहां दिया एनकोडिंग डिकोडिंग सिंबल, यहां आइडियाज पर्पस फीडबैक, यहां दिया नॉइज रिसीवर कॉन्टेक्स्ट, और यहां पर ऑप्शंस दिए। एलिमिनेट करते हुए भी चलेंगे। देखो यहाँ डी वाले ऑप्शन में नॉइज दे रखा है, नॉइज असेंशियल कंपोनेंट थोड़ी है। नॉइज तो क्या करता है, कम्युनिकेशन में बाधा डालता है। तो जहां डी दिया होगा वो ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया, यानी 2 वाला ऑप्शन तो आपको देखना ही नहीं है। अब डी और किसी में नहीं है। ओनली सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं ओनली सी में तो सिर्फ आइडिया पर्पस ऑफ फीडबैक है, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, ये भी तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो ओनली सी भी नहीं हो सकता। अब इसमें से चेक करो, बी सी होगा और ए भी होगा या नहीं होगा। तो ए क्या कह रहा है, सोर्स, मैसेज और चैनल। हाँ, मैसेज होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, तभी तो दोगे मैसेज एक जगह से दूसरे को, यानी ए बी सी सही ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे, ऐसे अप्रोच करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगेन कम्युनिकेशन से ही है ये, बैरियर्स पर है। मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये अलग अलग तरह के बैरियर, बाधाएं होती है, और उससे रिलेटेड कौन सी बाधा किस तरीके की होगी, और आपको मैच करना है। और यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए, भौतिक बाधा, या इसको हम शारीरिक बाधा भी कहते हैं, ठीक है। भौतिक बाधा हो गई आपकी फिजिकल बैरियर, यहाँ लैंग्वेज बैरियर, भाषा के अवरोध, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, फिर बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि। फिजिकल बैरियर होगा इल हेल्थ, ठीक है, शारीरिक आपको परेशानी हो रही है। लैंग्वेज बैरियर में अननेसेसरी वर्ड, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, ठीक है, अननेसेसरी वर्ड। साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं प्रेजुडाइज, यानी पूर्वाग्रह, ये आपके मन में पहले से ही है, पहले से ही आपने मानसिक रूप से कुछ अवधारणाएं बना रखी हैं दूसरे के बारे में। और बैकग्राउंड हो गया जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, जिस तरह के काम काज आप फॉलो करते हैं, ठीक है, प्री वर्किंग कंडीशंस आपकी कैसी थी। तो ये हो गया आपका, तो ये सी ऑप्शन आएगा, सी, ठीक है, सी।